ओके चलिए तो शुरुआत करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक नया चैप्टर दैट इज रे ऑप्टिक्स। राइट, रे ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत ऑलरेडी आप 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। राइट, कि मिरर पे जब लाइट गिरती है तो किस तरह से इमेज बनता है, लेंस पे जब लाइट गिरती है किस तरह से इमेजेस बनते हैं, ये सब आप सीख चुके हो। तो इस चैप्टर के अंदर आपको चीज़ों को डिटेल में सीखना है और साथ साथ में आपको कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने हैं जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। हाँ, ये भी आप 10th में सीख चुके हो, बट यहाँ पे इन चीज़ों को भी आपको थोड़ा डिटेल के साथ सीखना पड़ेगा। चलिए, चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 4 या 5 ऐसी थियरी है जो डेफिनेटली एग्जाम में 4 मार्क में पूछी ही जाएगी फॉर श्योरिटी। राइट, जिसमें से एक थियरी आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए बच्चों, अब सबसे पहले जो आपका लाइट होता है ना, लाइट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। राइट, ओके, और हमारा जो रेटिना होता है ना, दिस रेटिना इज सेंसिटिव ओनली फॉर वेरी 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 स्मॉल रेंज of this electromagnetic radiation, and that range you must be aware about, that is 400 or 450 nanometer to 750 nanometer. right, इतनी जो वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हमारी आंखों के ऊपर गिरेगा तो रेटिना उसको सेंस कर सकता है और आपको वो चीजें दिख सकती है। राइट, ओके, अब ये जो लाइट है ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा बहरूपिया है। लाइट के एक्चुअली में 3 नेचर है। सबसे पहला तो रे नेचर, जो कहता है कि लाइट जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। कैसा ट्रैवल करता है? लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और इसको हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। और जब बहुत सारे रे का बंडल होगा ना, जब बहुत सारे रे साथ में जाएंगे ना, तो उसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं उसको हम? बीम ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में आप कंसिडर करोगे कि भाई लाइट जो है ना वो सीधे सीधे रास्ते में ट्रैवल कर रहा है एज अ रे ऑफ लाइट। इसके बाद वाला चैप्टर आएगा वेव ऑप्टिक्स। उसमें आप कंसिडर करोगे कि भाई लाइट जो है ना वो तो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। कैसे ट्रैवल करता है भाई? वेव के फॉर्म में। और ऑलरेडी आप एक चैप्टर पढ़ चुके हो जिसमें आपने सीखा होगा कि लाइट जो है ना उसका तो पार्टिकल नेचर भी होता है, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझाने के लिए, है ना, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने के लिए। तो लाइट के ये 3 नेचर है, रे नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। हमें इस चैप्टर में कंसिडर करना है कि लाइट का नेचर कैसा है भाई? रे नेचर है। और इससे हम लाइट का रिफ्लेक्शन समझाएंगे और हम समझाएंगे लाइट का रिफ्रैक्शन। राइट, इन 2 फिनोमिना पे हमें काम करना रहेगा। चलिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि अवर आई इज सेंसिटिव फॉर वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। राइट, कितना है बच्चों वो? दिस इज, यू कैन राइट 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर इज वायलेट कलर लाइट वेवलेंथ एंड 750 इज द रेड कलर लाइट वेवलेंथ। राइट, और इसको हम कहते हैं विजिबल रीजन। क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं विजिबल रीजन। चलिए, लाइट जो है उसके अलग अलग नेचर हैं। जैसे मैंने आपको कहा, लाइट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रे, it can be considered as a wave, it can be considered as a particles, that is photons, right, है ना। ठीक है, ये 3 अलग अलग नेचर्स है भाई लाइट के। हमें इस चैप्टर में रे कंसिडर करना है। रे कब कंसिडर करेंगे भाई? लाइट तो एक्चुअली ऐसे वेव के फॉर्म में जा रहा है, पर ये वेवलेंथ इतना छोटा है ना कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, राइट, जिसके बीच में लाइट ट्रैवल करेगा। तो दिस वेवलेंथ इज सो स्मॉल, सो वी कैन एज्यूम दैट लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और इसको हम कहते हैं रे। चलिए, तो ज़्यादा टाइम पास ना करके हम लिखते हैं रे ऑफ लाइट। क्या है बच्चों? तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ द लाइट, स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ द लाइट, जिसको हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। और हम बीम ऑफ लाइट किसे कहेंगे बच्चों? बीम का मतलब होता है बंडल ऑफ रे, बंडल ऑफ
रेज ऑफ लाइट, राइट। तो अगर ऐसे सिंगल लाइट का पाथ दिखा रहे हो तो इसको हम कहेंगे रे, ये दूसरा भी आया उसको भी कहेंगे रे, ये तीसरा आया उसको भी कहेंगे रे, और ये सारे रेज को एक साथ में हम कहते हैं बंडल ऑफ द लाइट, सॉरी बीम ऑफ द लाइट, इसे हम कहते हैं बीम ऑफ द लाइट। क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं बीम ऑफ द लाइट। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। चलिए बच्चों, लाइट का स्पीड कितना होता है, तो लाइट का स्पीड जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड, लाइट, तो लाइट हैज़ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ अप्रॉक्सीमेट मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक डेटा हो गया, बट आपके नोट्स के अंदर ये होना चाहिए। चलिए बच्चों, अब शुरुआत करेंगे पहला फिनोमिना, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। जैसे ही रिफ्लेक्शन की बात आती है तो आपको दो चीज़ें दिमाग में आना चाहिए। पहला होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर, जैसे कि आपके घर पे होता है ना, मेकअप वेकअप करते वक्त आप खड़े होते हैं मिरर के सामने बाल बनाते वक्त, दैट इज़ द प्लेन मिरर, ओके। उसके अंदर अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, तो पहला आप लिखोगे भाई कि उसमें ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ सेम होता है, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही अंदर मिरर में भी इमेज दिखता है, ठीक है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे होगा ना मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पे पीछे इमेज भी बनता है, अच्छा सेकंड थिंग। तीसरा, इमेज जो है ना वो लेटरली इन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो एक्चुअली में राइट ही होगा ना वो मिरर के अंदर लेफ्ट ही दिखेगा, और जो लेफ्ट ही होगा वो मिरर में राइट ही दिखेगा, मतलब इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्ट होगा, राइट, ओके। सीधा ऑब्जेक्ट सीधा ही दिखेगा, राइट, ओके, बट राइट ऑब्जेक्ट लेफ्ट ही दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज लेटरली इन्वर्टेड। So these are the simple characteristics of the reflection by the plane mirror। चलिए बच्चों, साथ साथ में पूछ ही लिया जाएगा what are the laws of reflection। आई नो सबको पता होगा, angle of incidence and angle of reflection are same। Second, incident ray, normal and reflected ray, they all lies in a same plane। चलिए, तो आपको करना है इसका स्क्रीनशॉट फटाफट, इन अ काउंट ऑफ 3, 2, 1। चलिए बात करेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन के बारे में। सबसे पहले रिफ्लेक्शन के लॉस लिखा दूंगा मैं आपको, 10th में आपने किया था। आज आपको एक मस्त इंपॉर्टेंट थियरी डिराइव करनी है, ओके। चलिए सो हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, तो लेट्स कंसिडर दिस इज द मिरर, दिस इज द मिरर, ओके। दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। क्या है भाई ये, दिस इज इंसिडेंट रे। चलिए, इंसिडेंट रे जहाँ पे गिरा वहाँ पे हम सरफेस को ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चलिए, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, नॉर्मल टू द सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। चलिए, यहाँ से आपका लाइट रिफ्लेक्ट होगा और इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ओके। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा आई। एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा आर, है ना। इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा उसे थीटा आई कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगा उसे हम थीटा आर कहेंगे। चलिए बच्चों, लॉस क्या है रिफ्लेक्शन के, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चा पहला लॉ है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ reflection। That's the first law, angle of incidence is equal to angle of reflection, that is theta I is equal to theta R। Second, incident ray, reflected ray and normal, they all lies in the same plane। ये सारे एक ही प्लेन में होंगे, they all normal, they all lies in same plane, they all lies in a same plane, ठीक है। चलिए बच्चों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेट्स राइट, हमें एक्चुअली कर्व सरफेस की ही बात करनी है, बट ये आपको थोड़े पॉइंट समझने आने चाहिए। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। चलिए, तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, उसके अंदर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होगा। ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। सेकंड पॉइंट,
ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस और इमेज का मिरर से डिस्टेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है, दैट्स अ सेकंड पॉइंट। ओके, चलिए बच्चों तीसरा पॉइंट, इमेज कैसा होगा, लेटरली इन्वर्टेड इमेज इज ऑब्टेन्ड। लेटरली इन्वर्टेड इमेज, इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट राइट ही है, अब ऐसा समझ सकते हो, तो इमेज कैसा हो जाएगा, लेफ्ट ही हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। दैट्स अ क्वाइट कॉमन थिंग जो आपको थोड़ा बहुत ख्याल होना चाहिए प्लेन मिरर के बारे में। चलिए, हमें तो पूरा बात करना है बच्चों रिफ्लेक्शन बाय कर्व मिरर। मुझे पता है, आपको पता है ऑलरेडी कि दो टाइप के कर्व मिरर आते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो पहले मैं आपको उसका टर्मिनोलॉजी एकदम क्विकली बता दूंगा, ओके, और उसके बाद हम जाएंगे डेरिवेशन ऑफ टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। वो क्या है, उसके लिए पहले आपको करना पड़ेगा इसका स्क्रीनशॉट क्विकली। ऑन अ काउंट ऑफ 3, 2, 1, डन। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। ये चैप्टर जो है ना, उसमें रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा नहीं दिया है। हाँ, रिफ्रैक्शन के अंदर बहुत कुछ है, बिकॉज मोस्टली ऑल द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन द lenses, that is on the principle of refraction, right? तो रिफ्लेक्शन का जितना दिया है हम इसी क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। चलिए, सबसे पहले बच्चों स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होंगे। एक होगा आपका कॉनकेव मिरर, ओके। अब आपका जो कॉनकेव मिरर है वो अंदर की तरफ से क्या होगा, शाइनी होगा। मतलब ये आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा और ये सरफेस कैसा रहेगा, डल रहेगा। इसे आप कहते हो कॉनकेव। और हम इसको इंडिकेट कैसे करेंगे बच्चों, कॉनकेव को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, राइट। दिस इज हाउ वी इंडिकेट कॉनकेव मिरर, ओके। दूसरा कॉन्वेक्स, जहाँ पे ये वाला जो सरफेस है ना आपका वो शाइनी रहेगा और अंदर का जो सरफेस है वो डल रहेगा, राइट। तो इसे आप कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, तो ये आपका शाइनी पार्ट है, ये डल पार्ट है। दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। चलिए, उसके टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं बच्चों। टर्मिनोलॉजी, कोई डेफिनेशन नहीं लिखना है हमें, राइट। हम सीधा सीधा फिगर से ही समझ लेंगे, बिकॉज अब हम 12th में है ना। 10th में होते तो मैं आपको टर्मिनोलॉजी के डेफिनेशन लिखा देता, बट अभी तो आप 12th में हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो आपका स्फेरिकल मिरर जो है डेफिनेटली किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा। आपने किसी ना किसी स्फीयर को कट करके बनाया होगा, राइट। तो लेट अस कंसीडर दिस इज द एंटायर स्फीयर, ओके। और स्फीयर जैसा लग नहीं रहा है, ये अंडा हो गया, ये तो उबला हुआ। हाँ, अब थोड़ा सा चलेगा, चलो, ओके। नबी स्फीयर को सपोज हमने यहाँ से कट किया हमने यहाँ से, ओके। आप यहाँ से कट करके इतना पार्ट बाहर निकालो तो डेफिनेटली आपको एक मिरर मिल जाएगा। नव यू डिसाइड आपको कौन से पार्ट को शाइनी रखना है, राइट। जिस पार्ट को शाइनी रखना है आपको, उस पार्ट पे आप सिल्वर कोटेड कर दो और दूसरे पार्ट को डल कर दो, ओके। चलिए, तो आपका ये मिरर जो है ना, वो जिस स्फीयर का पार्ट होगा ना, आपका मिरर जिस स्फीयर में से बन के निकला है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है ना, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं उसको हम, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो ये आपका हो गया बच्चों सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। मतलब मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, तो ये आपका जो मिरर है वो ऐसे पूरे स्फीयर का पार्ट रहेगा ना। तो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। दूसरा बच्चों, मिरर का जो खुद का सेंटर है उसको हम कहते हैं पोल। तो ये आपका मिरर है, तो मिरर का खुद का भी तो सेंटर होगा, इसे हम कहते हैं पोल पी। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं पोल पी, राइट। चलिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता हुआ लाइन, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको,
प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। 3 टर्म आपको आना चाहिए बच्चों। पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपका मिरर जिस स्फीयर में से बना है उस स्फीयर के सेंटर को, या आप कह सकते हो कि आपके मिरर के स्फेरिकल सरफेस का सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ मिरर, राइट। चलिए सेकंड है आपका पी को हम कहते हैं पोल। पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर इटसेल्फ, इट इज सेंटर ऑफ द मिरर। चलिए प्रिंसिपल एक्सिस विच इज एक्सिस पासिंग फ्रॉम सी एन पी, एक्सिस फ्रॉम सी एन पी। इतना कोई डेफिनेशन आपको आने वाला नहीं है, बट टर्मिनोलॉजी समझा हुआ काम का है, आगे जाके काम में आएगा, राइट। चलिए तो ये एक्सिस को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक टर्मिनोलॉजी बच गया बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों? तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो आपका आर क्या होता है बच्चों? आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, राइट। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जिस स्फीयर में से उसको काट के निकाला है, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर। क्या कहते हैं बच्चों? उसको रेडियस ऑफ द कर्वेचर कहते हैं। ओके, चलिए लास्ट आता है बच्चों आपका फोकस। फोकस क्या होता है? तो अगर कुछ रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आए तो उसे हम कहते हैं पैराक्सियल रेज, राइट। तो ऐसे रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आ रहे हैं, ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट में से पास होते हैं ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं बच्चों? उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ओके, तो चलिए सिंपल सा एक और डेफिनेशन ऐड करेंगे बच्चों फोकस का, दैट इज द पॉइंट एट विच पैराक्सियल रेज meet or tend to meet after reflection, है ना। रिफ्लेक्शन के बाद ये पैराक्सियल रे जहाँ पे मिलेंगे या जहाँ पे मिल सकते हैं उसको हम कहते हैं फोकस। चलिए फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों? तो डेफिनेटली फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये आपका फोकस है, तो ये डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, एफ। क्या कहते हैं इसको? हम फोकल लेंथ कहते हैं। चलिए एक और डेफिनेशन लगाते हैं यहाँ पे, फोकल लेंथ दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, राइट। चलिए अभी आपका ये तो कॉनकेव मिरर है, दिस इज अ केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, इफ इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर तो क्या होगा बच्चों? तो सपोज ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका इस तरफ होगा, क्योंकि कर्व ऐसा है ना, तो सेंटर इस तरफ होगा डेफिनेटली। चलिए नाउ दिस इज द पोल, सेंटर ऑफ द मिरर। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये किसके लिए कर रहे हैं बच्चों हम? कॉनकेव, कॉन्वेक्स के लिए, राइट। अब यहाँ पे जो पैराक्सियल रेज आने वाले हैं ना, वो पैराक्सियल रेज क्या हो जाएंगे बच्चा लोग? डाइवर्ज हो जाएंगे, दे आर गोना डाइवर्ज। मतलब वो आगे जाके मिलने वाले नहीं हैं, बट अगर आप उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो यू विल फील लाइक दैट दे शुड मीट। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स के अंदर तो रेज डाइवर्ज हो जाएंगे रिफ्लेक्शन के बाद, तो वो एक्चुअल में तो मिलने वाले नहीं हैं, बट यू कैन एज्यूम कि अगर उनको पीछे खींचा गया तो वो मिल सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए फोकस, राइट। ओके, तो ये हो गया मेरे बच्चा लोग टर्मिनोलॉजी। सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके कर्व सरफेस का सेंटर है, और पोल जो है वो खुद मिरर का सेंटर है, राइट। ओके, एंड आई होप दिस टर्मिनोलॉजी इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अगर आपका ये हो जाता है तो अब हम डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ and center of curvature और radius of curvature. That's the first theory can be asked in 2 marks. ओके, तो इसके पहले आपको क्या करना है?
ऑन अ काउंट ऑफ 3, 2, 1, डन। चलिए बच्चों, माई टारगेट इज टू कंप्लीट द मिरर फॉर्मूला टुडे। आई नो 10th स्टैंडर्ड में अगर आप गुजरात बोर्ड में रहे होंगे ना, आप तो CBSE में थे, तो NCERT टेक्स्ट बुक आप लोग पढ़े थे, तो उसमें डेरिवेशन नहीं था। हाँ, गुजरात बोर्ड में रहे होते तो डेरिवेशन होता और आपको डेरिवेशन आ भी गया होता अभी तक। ठीक है, कोई नहीं, अभी सीख लेंगे। सिंपल करना है एकदम काम, बट 4 मार्क का इंपॉर्टेंट थियरी है। चलिए बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई नो आपको रिलेशन आता ही होगा कि फोकल लेंथ कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होता है। यह आपने पढ़ा होगा 10th में, है ना। फोकल लेंथ कितना होता है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई 2 होता है। पर हमें क्या करना है, इसको डिराइव करना है, प्रूफ चाहिए हमें इसका। चलिए प्रूव करते हैं बच्चों। तो लेट्स डू इट फॉर द कॉनकेव मिरर, थोड़ा इजी रहेगा काम आपका इसलिए। चलिए, तो लेट्स टेक अ कॉनकेव मिरर। सो दिस इज़ योर कॉनकेव मिरर। देखिएगा बहुत ही ध्यान से बच्चों, दिस इज़ द पोल एंड लेट्स से दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर r, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ठीक है, ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ना फोकल अगर लाना होगा आपको, या अगर फोकस लाना होगा तो आपको रे लेना पड़ेगा एक्सिस को पैरेलल। चलिए, तो मैं ले लेता हूँ एक पैराक्सियल रेज, ले लिया मैंने पैराक्सियल रेज। ध्यान से देखना बच्चों, अब जहाँ पे ये रे इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल टू द सरफेस। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल टू द सरफेस। और जब आप स्फीयर को नॉर्मल ड्रॉ करते हो ना, तो वो डेफिनेटली पास होता है उसके सेंटर में से। ओके, जब भी आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका ये स्फीयर है, अगर आप कहीं पे भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो वो ऑलवेज सेंटर में से ही पास होता है। कहाँ से पास होता है बच्चों, ऑलवेज सेंटर में से। तो यहाँ पे भी जब हम इस सरफेस को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो ये परपेंडिकुलर लाइन पास होगा कहाँ से, इस सेंटर में से। तो मैं क्या करूँगा, देखिए बच्चों, मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा, दैट इज़ द नॉर्मल। ओके, एंड दिस नॉर्मल हैज़ टू पास विथ, यू कैन से दिस इज द नॉर्मल। और नॉर्मल कंपलसरी कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगा। कहाँ से पास होगा बच्चों, नॉर्मल कंपलसरी पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, राइट। तो दिस इज द नॉर्मल विच शुड पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ये थ्रू आउट द चैप्टर आपको ख्याल रखना है, जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कर्व सरफेस के ऊपर, तो वो पास होगा ऑलवेज उसके सेंटर में से। कहाँ से पास होगा बच्चों, नॉर्मल जो है वो ऑलवेज सेंटर में से पास होता है। चलिए, तो ये हो गया आपका नॉर्मल, ये आपका है इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई। क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई। अब हमें पता है बच्चों कि ये जो आपका रे है वो रिफ्लेक्ट होगा। ओके, और अगर वो रिफ्लेक्ट हुआ तो वो कहाँ से पास होता है भाई, थोड़ा ज़्यादा कर्व लाइन हो गया, एक सेकंड। ओके, अगर ये रिफ्लेक्ट हुआ तो ये पैराएक्सियल आने वाला रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होता है भाई, फोकस में से पास होता है। सो दिस पॉइंट हैज़ टू बी फोकस, क्योंकि पैरेलल आने वाला रे जो है वो कंपलसरी फोकस में से निकलता है। ओके, ठीक है। चलिए, नाउ दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस ब्लू लाइन इज नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन एंगल एंड इंसिडेंट एंगल सेम रहता है रिफ्लेक्शन के केस में, है कि नहीं। तो दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा आई। ये एंगल पे क्या रहना है बच्चों, आपका थीटा आई ही रहना है। चलिए, गिव इट नेम, लेट्स गिव इट नेम एज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट पी, पोल, दिस इज एफ, दिस इज सी। नाउ दिस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ एफ, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, है ना, दिस इज फोकल लेंथ। तो मैंने क्या किया बच्चों, पहले एक इंसिडेंट रे ले लिया, जहाँ पे वो टकराया वहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल पास होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। कहाँ से पास होगा, नॉर्मल आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगा, राइट। नाउ ऑन द अदर हैंड हम क्या करेंगे, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे जो फोकस में से निकलेगा, और रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा जितना इंसिडेंट रे ने बनाया होगा। चलिए बच्चों, अब आप थोड़ा सा अगर मैथ्स जानते हो तो आपको पता होगा, ये बन गया आपका ऑल्टरनेट एंगल। दिख रहा है आपको ये Z, देखो ब्लू लाइन वाला Z,
तो अगर यहाँ पे एंगल थीटा आई है तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, थीटा आई। ओके, अब एक और अल्टरनेट एंगल देखो बच्चों, ये और ये, दिस एंड दिस, तो ये पूरा एंगल है 2 थीटा आई, तो ये भी आपका पूरा एंगल कितना रहेगा, 2 थीटा आई रहेगा। ऑल्टरनेट एंगल का सिंपल कंसेप्ट यूज़ किया है, राइट। एंड आई होप कि आपको आना चाहिए, इतना मैथ्स है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, लेट्स गो फॉर द ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे सिंपल ही लिखेंगे भाई कि tan थीटा, चलो ये देखने दीजिए मुझे, tan थीटा लिखना है कि खाली थीटा लिखना है। कई बार खाली थीटा लिखते हैं, कई बार tan थीटा भी लिखते हैं, ओके, और फिर इग्नोर कर लेते हैं वैल्यूज़ को। चलिए ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, आई विल राइट फॉर द ट्राइंगल CAP। सी, भले ये कर्व सरफेस है, बट यू कैन कंसिडर दिस सरफेस एज अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज वी विल टेक दिस पैराएक्सियल रे वेरी क्लोज टू द एक्सिस। हम ये रे जो है ना वो एक्सिस के बहुत ही क्लोज लेते हैं, तो इसका जो कर्वेचर है उसको हम इग्नोर करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों के इन ट्राइंगल, देखिए आपको एग्जाम में आए तो फिगर बनाना है, आपको साथ में स्टेटमेंट लिखना है, फिर आपको डेरिवेशन वाला पार्ट करना है, ध्यान रखिएगा नहीं तो मार्क कट सकते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, इन एंगल CAP, चलिए तो मैं लिखूंगा tan थीटा आई। बोलो tan थीटा क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड इज AP by adjacent side which is CP. I'm talking about this triangle CAP, this triangle, right? So in this triangle opposite side is AP, adjacent side is CP, so it is AP by CP, and this CP is nothing, CP क्या है भाई, CP और कुछ नहीं है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। C और P के बीच के डिस्टेंस को आप कहते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको एक चीज़ मिला बच्चों, tan थीटा आई इज इक्वल टू AP बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट्स इन फर्स्ट ट्राइंगल। अब आ जाओ बच्चों इन ट्राइंगल FAP, दिस ट्राइंगल FAP, छोटे वाला ट्राइंगल, उसका एंगल है 2 थीटा आई, सो आई कैन राइट हियर tan 2 थीटा आई, दैट्स एन एंगल, ओके। tan थीटा, थीटा आपका 2 थीटा है यहाँ पे, राइट। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड विच इज AP बाई एडजेसेंट साइड विच इज PF, सो इट इज AP बाई PF। चल बच्चा, PF क्या है देख तो फिगर में फटाफट, तो PF और कुछ नहीं है, दिस इज द फोकल लेंथ F, so it is AP by F. Now you can write when the angles are very small, we can write tan theta is nearly equal to theta. ये assumption हम 1000 बार अभी तक कर चुके हैं, तो we will write here for small value of theta we can write tan theta is equal to theta. जब एंगल छोटा होगा तो आप tan थीटा को थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जगह मैं tan को निकाल दूंगा, tan थीटा की जगह मैं खाली थीटा लिखूंगा, थीटा आई इज इक्वल टू AP बाई आर एन, यहाँ भी tan को इग्नोर करो, 2 थीटा आई इज इक्वल टू AP बाई एफ। ओके, चलिए सिंपल सा काम करेंगे, इस थीटा आई को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। क्या होगा, चलो ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, सो आई विल पुट 2 इंटू थीटा आई की जगह रख दो AP बाई आर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, AP बाई एफ। तो मैंने क्या किया है बच्चों, मैं एरो मार लेता हूँ, मैंने ये थीटा आई को इधर रख दिया, ठीक है। चलिए तो AP विल बी कैंसिल, तो आपको रिलेशन मिल गया बच्चों, 2 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई एफ, और यू कैन राइट एफ इज इक्वल टू R बाई 2। दिस इज द रिलेशन कि फोकल लेंथ जो है वो मिरर के लिए ऑलवेज कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होता है। नाउ दिस इज ट्रू फॉर द कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉन्केव मिरर। हमने कॉन्केव लिया है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम टू सेम ऐसे ही डेरिवेशन हो सकता है, सेम टू सेम, उसमें खाली रे जो है वो डाइवर्स होने वाला है। देखो मैं आपको छोटा सा फिगर बना के दिखा देता हूँ। अगर आपका मिरर ऐसे है, राइट, ये हो गया आपका एक्सिस, सपोज ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फटाफट देखिएगा। तो यहाँ से एक रे आया, चलो जहाँ पे रे गिरेगा मुझे वहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल, और नॉर्मल कंपलसरी पास होगा यहाँ से, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल N, ओके। चलिए ये रे जो है वो डाइवर्ज हो जाएगा ऐसे, अगर पीछे की तरफ इसको खींचेंगे तो दिस विल पास फ्रॉम द फोकस F, तो गिव दिस पॉइंट नेम एज P, दिस पॉइंट इज A। सेम टू सेम आपका होगा, पहला ट्राइंगल CAP, दूसरा ट्राइंगल FAP। तो सेम टू सेम आप दोनों को डिराइव कर सकते हो। आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप एक ही करोगे, खाली यही वाला, नो नीड टू डू दैट, ये तो मैंने आपको बता दिया किया है। तो चलिए आपको क्या करना है बच्चों, ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 टेक अ स्क्रीनशॉट।
चलिए, तो अब बारी है बच्चों इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी को करने की। दिस इज़ द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हम करेंगे, उसके पहले हमें समझना है साइन कन्वेंशन कैसे लेना है वो। आई नो आपको ये भी आता ही है, बट फटाफट 1 मिनट के अंदर हम पहले साइन कन्वेंशन सीख लेंगे। बहुत सिंपल सा है बच्चों साइन कन्वेंशन। लेट्स से इट इज द मिरर, ओके, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, क्या है बच्चों ये? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। चलिए, अभी जो डिस्टेंस आपको इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करने हैं, आप सारा डिस्टेंस मेजर करोगे पोल से। पहली बात ये समझ लो, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, राइट। तो आप जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करोगे वो सारे पॉजिटिव। जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर होंगे वो सारे पॉजिटिव, और जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर होंगे वो सारे नेगेटिव। समझे आप? ओके, तो आपको जिस तरफ से रे आ रहा है उसी तरफ अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो पॉजिटिव, ओके, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करना है तो नेगेटिव। देखो, कई बार आपको मिरर ऐसे भी दे सकते हैं, तो क्या कई लोगों को पता ही नहीं होता है। सपोज दिस इज द मिरर एंड द रे इज इंसिडेंट इन दिस डायरेक्शन। सपोज दिस इज द इंसिडेंट रे, राइट। तो अब ये वाले जो भी डिस्टेंस होंगे ना, जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, दे आर गोना बी पॉजिटिव, और ये तरफ के जो डिस्टेंस होंगे जो इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, दे आर गोना बी नेगेटिव। तो दिस इज समथिंग बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली तो आपका यही तरह से अरेंजमेंट दिया होगा हर एक न्यूमेरिकल में, बट अगर आपको कभी ऐसा अरेंजमेंट दिया है तो ऐसे मत दिमाग में उतार लेना कि इस तरफ वाले सारे नेगेटिव, इस तरफ वाले सारे पॉजिटिव। नो, जो भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करना है वो पॉजिटिव, इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना है वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, चलिए, हाइट के लिए तो बहुत सिंपल है। जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करोगे वो पॉजिटिव, जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करोगे वो नेगेटिव। दैट्स क्वाइट सिंपल थिंग, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, चलिए, तो इतना साइन कन्वेंशन अगर आपने समझ लिया तो अब बारी आती है मिरर फॉर्मूला को शुरू करने की। चलिए, तो मैं शुरू कराऊंगा बच्चों आपको मिरर फॉर्मूला। लेट्स स्टार्ट। मिरर फॉर्मूला, जो भी खेल है ना बच्चों, जो भी खेल है वो सारा फिगर के अंदर है। जो भी खेल है वो सारा फिगर के अंदर। अगर आपने फिगर प्रॉपर बना लिए तो फिर तो इतू सा डेरिवेशन है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम ले लेंगे एक मिरर। वी विल ऑलवेज गो विद द कॉनकेव मिरर, क्योंकि उसके रेज जो है ना वो कॉन्वर्ज होते हैं ना, दैट्स वाई। ओके, चलिए, हमारा यूजुअल नोटेशन लगा देते हैं पहले। तो ये हो गया आपका पोल, दिस इज द पोल, राइट। चलिए, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे ले लो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C, तो उससे आधे डिस्टेंस के ऊपर होगा फोकस F, है ना। उससे आधे डिस्टेंस के ऊपर कौन होगा बच्चा लोग? फोकस होने वाला है। चलिए, अब हम रखेंगे एक ऑब्जेक्ट को। ओके, तो लेट अस कंसीडर दिस इज द ऑब्जेक्ट which has a height HO, height of object, and say the object is AB. ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? AB है। ओके, चलिए, अब हमें जब इमेज बनाना होता है ना तो हमें कम से कम 2 रे लेने पड़ते हैं। मिनिमम 2 रे हमें लेने पड़ेंगे, और हमें ये देखना पड़ेगा कि वो 2 रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, तो हम नॉर्मली जो रे लेते हैं ना उसमें हमारे पास 3 चॉइस है जो हमें लेना है। एक रे में पैरेलल लूँगा एक्सिस को, जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से निकलेगा। दैट्स अ वेरी फर्स्ट थिंग। पैरेलल जाने वाला रे जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से निकलेगा। दूसरा रे में ऐसा लूँगा जो फोकस में से पास होगा और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा, राइट। और तीसरा रे में लूँगा जो पोल के ऊपर इंसिडेंट होगा और उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा। तो मुझे पहले क्या करना है बच्चों? टू फॉर्म द इमेज, आपको और स्टेटमेंट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। हाँ, मेरा काम है आपका फंडामेंटल क्लियर करना, बाकी थियरी को गार्निशिंग करके कैसे लिखना है वो आपके हाथ में है। मेन जो उसका थियरी का हार्ट है वो मैं आपको समझा दूंगा, जिसका आपको मार्क मिलना है। ओके, चलिए, टू फॉर्म द इमेज वी रिक्वायर मिनिमम 2 rays have to meet, minimum 2 rays have to meet at some point। तो हम जो रे लेते हैं ना बच्चों,
कॉमन चॉइसेस क्या क्या है हमारे पास। तो मैं सबसे पहला रे ले लूँगा पैरेलल टू द एक्सिस, जो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगा, फोकस में से निकलेगा। चलो बताता हूँ आपको कौन से रे की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं ए पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा अगर मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, ए पॉइंट में से पास होता हुआ पैरेलल रे ले लूँगा और रिफ्लेक्शन के बाद इसको निकलना है फोकस में से। समझे आप, पैरेलल रे जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से निकल गया, जैसे आप देख पा रहे हो एकदम क्लियर कट है। ठीक है, चलिए दूसरा रे हम लेंगे, रे पासिंग फ्रॉम फोकस। क्या होगा उसको बच्चों, इट बिकम पैरेलल टू एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिएगा बहुत ही ध्यान से बच्चों क्या करना है वो। तो दूसरा जो रे है ना वो हम लेने वाले हैं जो फोकस में से पास हो और वो रिफ्लेक्शन के बाद हो जाएगा पैरेलल। कैसा हो जाएगा भाई वो, रिफ्लेक्शन के बाद हो जाएगा पैरेलल, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्लियर कट। ओके, चलिए तीसरा रे हम लेने वाले हैं जो इंसिडेंट होगा पोल के ऊपर, थर्ड रे। दिस इज रे 2, दिस इज रे 3, राइट। रे 3 कहाँ इंसिडेंट होगा बच्चों, दिस विल इंसिडेंट ऑन पोल एंड रिफ्लेक्टेड सेम एंगल, रिफ्लेक्टेड सेम एंगल, इट विल रिफ्लेक्ट एट अ सेम एंगल। चलिए ठीक है, कैसे, तो तीसरा रे जो है बच्चों वो हम पोल के ऊपर इंसिडेंट कराएंगे। अरे आपके पास तो स्केल रहेगा ना, तो कितना आसान है आपका काम, तो है कि नहीं। कोई नहीं भाई, मैं भी अनुभवी इंसान हूँ। ठीक है, तीसरा रे देख लो आप कहाँ पे लगा, पोल के ऊपर लगा, तो उतने ही एंगल के ऊपर वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगा। आपके तीनों रे एक ही जगह से निकलने चाहिए, हाँ, नहीं निकले तो आपका फिगर गलत। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि ए में से निकलने वाले तीनों रे रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे मिले, तो दिस इज द इमेज ऑफ पॉइंट ए विच इज़ ए डैश। ये ए पॉइंट का इमेज है जिसको हम कहेंगे ए डैश। इसी तरह से अलग अलग जितने भी पॉइंट होंगे यहाँ पे, उन सब में से जो रे निकलेंगे वो आपको इस लाइन के ऊपर मिलेंगे। तो दिस इज गोना बी योर इमेज, दिस इज द इमेज ऑफ बी जो इसी लाइन के ऊपर रहेगा, ए डैश बी डैश, राइट। तो ये हो गया आपका इमेज एंड दिस इज द हाइट ऑफ इमेज एच आई, लाइक वी कैन राइट, और वी कैन राइट दिस एज एच आई, हाइट ऑफ इमेज। ओके, चलिए पहले आपको इतना समझ में आना चाहिए हमने कौन कौन से तीन रे लिए वो। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो फिर तो आपको खाली ट्राइंगल की सिमिलैरिटी यूज़ करनी रहेगी। ओके, और फिर साइन कन्वेंशन के साथ डेटा रखना है, दैट्स इट, खेल ख़त्म। चलिए यहाँ पे सारे डेटा रख देते हैं बच्चों। डेटा क्या क्या रखना है, वी विल मेजर ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करने हैं। चले सबसे पहले ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है पोल से, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं u, विच इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u को हम क्या कहते हैं भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए इमेज जहाँ मिला पोल से, इसे हम कहेंगे v। क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम कहेंगे v। ठीक है, चलिए फोकस जहाँ पे है उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ f। क्या कहेंगे उसको, फोकल लेंथ f। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ पे है पोल से, उसे हम कहेंगे r, राइट। तो मिरर फॉर्मूला है क्या बच्चों, मिरर फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। रिलेशन बिटवीन u, v एंड f, उसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। चलिए तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, सो मिरर फॉर्मूला is relation between object distance, image distance and focal length. It is the relation between object distance u, image distance v and focal length f. ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब मुझे ना खाली और खाली ट्राइंगल पे काम करना है। सबसे पहले मैं कौन सा ट्राइंगल लूँगा, लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट m। अब अपने हिसाब से जो नाम देना है दे दो। तो पहला जो मेरा सेट रहेगा ना बच्चों, मेरा पहला सेट रहने वाला है ये वाला। अभी इसको मैं हाईलाइट करूँगा तो बिगड़ जाएगा फिगर, कोई नहीं, हाईलाइट करते हैं। आई विल कंसिडर दिस एज अ स्ट्रेट लाइन, राइट, बिकॉज इसके कर्वेचर को आप इग्नोर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको आगे बताया। दिखा, मैंने एक ट्राइंगल हाईलाइट किया, दिखेगा ही ना, क्लियर कट दिख रहा है। ओके, और दूसरा ये ट्राइंगल, इफ़ यू कैन सी दिस बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कुछ प्रूव नहीं करना है आपको कि सिमिलर है, आपको लिख देना है दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि हियर triangle
ए डैश बी डैश एफ एंड चलो ए डैश को सिमिलर पॉइंट होगा एम, बी डैश को सिमिलर पॉइंट होगा पी और एफ को सिमिलर पॉइंट एफ ही रहेगा। ट्राइंगल एम पी एफ आर सिमिलर। कैसा है बच्चों, ये दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। दिख रहा है ना, मैंने आपको ग्रीन पेन से हाईलाइट करके दे दिया है ऑलरेडी, राइट। तो दिस टू ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, दोनों है ना वो सिमिलर है। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों के ए डैश बी डैश डिवाइड बाई बी एफ, बी डैश एफ, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई बी डैश एफ, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई बी डैश एफ। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ए डैश बी डैश के सिमिलर पॉइंट है एम पी, दैट इज एम पी बाई बी डैश एफ के सिमिलर पॉइंट है पी एफ। दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 1। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ए डैश बी डैश बाई एम पी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाई पी एफ फ्रॉम द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल, राइट। जो दो ट्राइंगल आपको हाईलाइट करके दिए हैं उसका सिमिलैरिटी यूज करो। यू कैन राइट दिस साइड बाई दिस साइड, रेशियो ऑफ दिस टू साइड, रेशियो ऑफ दिस टू साइड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस टू साइड। ओके, नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली एम पी इज इक्वल टू ए बी। दिख रहा है आपको, एम पी और कुछ नहीं है भाई, एम पी क्या है बच्चों आपका ए बी जितना है, जैसे मुझे दिख रहा है, जैसे आपको दिख रहा होना चाहिए, राइट। तो यू कैन राइट हियर एम पी इज नियरली इक्वल टू ए बी। तो ये हो गया आपका ए डैश बी डैश, मैं एम पी को नीचे ले रहा हूँ, डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाई पी एफ। इसको देंगे 1 नाम। हमने यहाँ पे एक चीज़ यूज़ किया है बच्चों, दैट इज एम पी इज इक्वल टू ए बी। एम पी और ए बी कैसा है बच्चा लोग, सेम है। एम पी और ए बी कैसा है मुन्ना लोग, सेम है, जो हमने यूज़ कर लिया। दैट्स माई फर्स्ट स्टेटमेंट। चलिए अब दूसरी सिमिलैरिटी कौन सी यूज़ करनी है। एक सिमिलैरिटी हमने ये यूज़ किया, अब दूसरी सिमिलैरिटी को मैं ब्लू मार्कर से हाईलाइट, नहीं ब्लैक से हाईलाइट करता हूँ ताकि आपका विजन क्लियर रहे। चलिए दूसरी आपकी जो सिमिलैरिटी रहेगी ना बच्चों, दैट सिमिलैरिटी इज दिस ट्राइंगल। दिखा मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया, ओके। उसके साथ ये वाला ट्राइंगल, दिस साइड इज ऑल्सो सिमिलर, ओके। तो आई कैन राइट द ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, they are also similar triangle, so we can write here triangle ABP and A dash B dash P are also similar triangle। चलो ये दोनों ट्राइंगल भी कैसा है बच्चों, सिमिलर है। कैसा है दोनों ट्राइंगल, सिमिलर है, ओके। आप अगर चाहो तो फिगर को 2-3 बार प्रैक्टिस करना, ऐसा करोगे तो फिर अपने आप आपके ट्राइंगल जो है वो क्लियर कट आपको दिखने लगेंगे, ओके। मैं ज़्यादा फिगर को ख़राब नहीं कर रहा हूँ चित्रा वित्रा करके, मैंने हाईलाइट कर दिया है तो आपको बेसिक रहेगा कि भाई हाँ ये करना था। एक आपको ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, चलो मैं इस ब्लैक वाले को थोड़ा ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ वापस। ब्लू कलर क्या थोड़ा अलग से निकल के आता है बाहर, दिखा आपको अब, है ना। और उसके साथ ये वाला ट्राइंगल, चुटका सा ट्राइंगल, दे आर सिमिलर, ओके। चलिए तो सिमिलरिटी से आप लिख सकते हो बच्चों के ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, और यू कैन राइट ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी। व्हाट यू कैन राइट ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल का साइड है बी डैश पी और बड़े ट्राइंगल का साइज है बी पी। यू कैन राइट दिस एज ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी बाई बी पी, राइट। यू कैन राइट ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी बाई बी पी। दिस इज व्हाट यू कैन राइट, ओके। तो चलिए, तो मैंने दोनों ट्राइंगल में से ना मुझे यही रेशियो लाना था। पहले सिमिलैरिटी में से भी यही रेशियो लाए हैं हम, ए डैश बी डैश बाई ए बी, चेक इट आउट। और दूसरे सिमिलैरिटी में से भी हम यही रेशियो लाएंगे, ए डैश बी डैश बाई ए बी, ओके। ठीक है, चलिए नाउ यू कैन कंपेयर बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी डेफिनेटली कैसा होगा भाई, सेम ही होगा। चलिए, तो आपको एक का करना पड़ेगा पहले स्क्रीनशॉट, ताकि मुझे जगह मिले और मैं आगे काम करूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1, परफेक्ट। चलिए, ओके। आई कैन नॉट एलिमिनेट द फिगर राइट नाउ बिकॉज अभी और काम है फिगर का हमें, विल सी इट। चलिए, क्या करना है बच्चों, देखिएगा बहुत ध्यान से। सो आई विल कंपेयर 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2,
चलो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड भी सेम होगा। बी डैश एफ बाई पी एफ इज इक्वल टू बी डैश पी बाई बी पी। ठीक है, मैंने दोनों का राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लिया। देखो 4 मार्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है, कोई धाड़ मारना नहीं है, सीधा सा फिगर बनाना है, 2 बार सिमिलैरिटी की बात करनी है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। स्टेप टू स्टेप याद रखोगे, रट्टा मारने का इतना भी काम नहीं है इस थियरी को। ओके चलिए, नाउ लेट्स सी ऑल द थिंग्स फ्रॉम द फिगर। व्हाट इज बी डैश एफ? बी डैश एफ कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है, बट आई कैन राइट बी डैश एफ, आई कैन राइट एस बी डैश पी माइनस पी एफ। इतना जो डिस्टेंस है आपका बी डैश एफ, यू कैन डेफिनेटली राइट दिस डिस्टेंस एस बी डैश पी, उसमें से इसको निकाल दो पी एफ को, राइट। तो आई कैन राइट दिस बी डैश एफ इज इक्वल टू बी डैश पी, उसमें से पी एफ निकाल देंगे, है ना। पूरे बी डैश पी में से पी एफ को निकाल देंगे तो अपने को इतना डिस्टेंस मिल जाएगा बी डैश एफ डिवाइड बाई व्हाट इज पी एफ। पी एफ क्या है हमारे पास? यस, पी एफ इज डायरेक्टली अवेलेबल विच इज फोकल लेंथ, बाद में रखेंगे उसका वैल्यू। Okay, what is b dash p? Do we have this b dash p? This value do we have? Yes, this is equal to v. We'll keep it as it is. bp. Okay, this is b, this is p. Okay, fine. This value also we have. कितना है ये b और p के बीच का डिस्टेंस है u जितना। अभी एज इट इज रखते हैं। चलिए अब सारे वैल्यू डालते हैं along with the sign convention. Along with the sign convention, you will measure all the distance in this direction, right? Because सारा distance इस तरफ है and your ray is traveling in this direction. तो एज यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन, सबके साथ नेगेटिव साइन आएगा डिस्टेंस लिखते वक्त। चलो तो व्हाट इज बी डैश पी? बी डैश पी इज इक्वल टू वी, अपोजिट साइड है तो माइनस भी लिखना पड़ेगा आपको, माइनस। व्हाट इज पी एफ? पी एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ, ये भी इस तरफ है तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस एफ डिवाइड बाई पी एफ। पी एफ, पी एफ इज अगेन फोकल लेंथ, इस तरफ है तो माइनस एफ। बी डैश पी, बी डैश और पी के बीच का डिस्टेंस है बच्चों v जितना, वो भी इस तरफ है तो माइनस v, राइट। चलिए बी पी कहाँ पर है? इस तरफ है, व्हाट इज इक्वल टू दिस u, इस तरफ है तो ये भी माइनस u। देखो इसीलिए मैंने पहले कहा था कि फिगर अगर आपने प्रॉपरली बनाया तो ही आप इस थियरी को ईजिली लिख सकते हो विद इन 2 to 3 मिनट्स। अगर फिगर बनाने में गड़बड़ी कर दी तो गड़बड़ा जाओगे पूरी तरह से। चलिए आगे देखते हैं। अब तो सिंप्लीफाई करना, ये हो गया आपका माइनस वी प्लस एफ बाई एफ बाई माइनस एफ, राइट। माइनस वी प्लस एफ बाई माइनस एफ इज इक्वल टू वी बाई यू। चलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट कर दीजिए। जैसे ही आप डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे बच्चों तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑन सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर व्हाट यू विल गेट? विल गेट वी बाई एफ। क्या मिलेगा बच्चों आपको? ये मिलेगा वी बाई एफ, ये एफ एफ उड़ेगा, ये हो जाएगा आपका -1 इज इक्वल टू वी बाई यू। हो गया इसका, राइट। अब हम क्या करेंगे बच्चों? चलिए अभी हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए वो नहीं मिला है, मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया वी बाई एफ एंड -1। अब हम सबको v से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड ऑल द टर्म विद v, इससे आपका फॉर्मूला बन जाएगा जो आपको चाहिए वो। डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड्स विथ v। ओके, दोनों तरफ आप जैसे ही v से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे v से डिवाइड करो बच्चों, v कट हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये बचेगा 1/f माइनस, यहाँ पे v से डिवाइड करो 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे भी v से डिवाइड करो, v उड़ जाएगा, नीचे खाली u बचेगा। चलिए 1/v को सामने ले लीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका जाना पहचाना फॉर्मूला स्टैंडर्ड 10 का, दैट इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला, राइट। तो यही है आपका बच्चों मिरर फॉर्मूला, विच इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला, राइट। तो पहला स्टेप परफेक्शन के साथ फिगर, परफेक्शन के साथ यानी सिंगल को, अगर ये बन गया फिगर तो आधा काम हो गया। देन टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज ऑफ 2 सेट्स ऑफ ट्राइंगल। पहला सेट यहाँ बनेगा, इधर अंदर अंदर छुटका सा और ये वाला, और दूसरा ये बनेगा दिस वन, राइट। तो क्या दोनों की सिमिलैरिटी से आपको ये वाला रेशियो लाना है, a डैश b डैश बाई ab। ओके, वंस यू विल गेट दिस रेशियो, ओके, फिर कंपेयर करो और दोनों तरफ साइन कन्वेंशन के साथ रखते जाओ, आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/v plus 1/u equal to 1/f. Whenever you use this formula in numerical, you have to put all the things along with the sign convention.
जो भी वैल्यूज़ रखोगे वो साइन कन्वेंशन के साथ आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज जब आपने साइन कन्वेंशन के साथ ये सारे वैल्यू डाले ना, देन ओनली यू गॉट दिस फॉर्मूला। तो जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो यू हैव टू पुट एवरीथिंग अलॉन्ग विद देयर साइन कन्वेंशन, देन ओनली योर आंसर्स विल बी राइट, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ओके, चलिए अगर हो गया हो तो ऑन अकाउंट ऑफ 3 इसका फटाफट स्क्रीनशॉट करेंगे, ताकि मुझे एक और छोटा सा टॉपिक है मैग्निफिकेशन, वो भी इसके साथ कर ही लेना है, फॉर्मूला है छोटा सा। चलिए क्विकली बच्चों, ऑन द काउंट ऑफ 3 एवरीवन ऑन द काउंट ऑफ 3 2 1 डन। चलिए तो आई विल गो हियर फॉर द मैग्निफिकेशन, मैं यही साफ करूंगा। ओके चलिए, आई होप आपका हो गया होगा सबका। ओके चलिए बच्चा लोग, लेट मी डिराइव द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन। चलिए मैग्निफिकेशन m, so magnification is nothing but the ratio of height of image to the height of object. Height of image is hi, height of object is ho. This ratio is called as magnification. क्या कहते हैं भाई, इस रेशियो को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, विच इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। hi by ho is called as magnification। चलिए बच्चों, लेट्स यूज दिस स्टेटमेंट नंबर 2। कुछ तो हमें मिलेगा, देखिए। तो फ्रॉम 2 यू कैन राइट a dash b dash by ab, b dash p by bp। चलिए व्हाट इज a dash b dash, तो a dash b dash ये रहा, दैट इज हाइट ऑफ इमेज, जो नीचे की तरफ है तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस hi। ओके, व्हाट इज ए बी ये रहा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो प्लस लिखेंगे। बी डैश पी इज इक्वल टू वी, इस तरफ है तो आप लिखोगे माइनस वी डिवाइड बाई बी पी इज दिस डिस्टेंस इक्वल टू यू, इस तरफ है तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस यू। चलिए ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये माइनस सामने आ जाएगा, तो बचा आपके पास एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। क्या बच गया बच्चों आपके पास, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो यही तो था ना, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वॉट, मैग्निफिकेशन एम। सो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज माइनस वी बाई यू। क्या होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस इज माइनस वी बाई यू। सिंपल सा ये फॉर्मूला। चलिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर मैग्निफिकेशन, समझ लेना बच्चों ध्यान से, अगर मैग्निफिकेशन आपका ग्रेटर देन 1 आया तो इमेज बड़ी साइज का होगा, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आया इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। चलिए एक और राज की बात आपको बताऊंगा यहाँ पे मैं, राइट, कि अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया ना तो इमेज सीधा होगा, इरेक्ट। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसा होगा भाई, इरेक्ट होगा। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया ना तो आप समझ जाओ बच्चों, इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा अगर, तो इमेज कैसा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। कैसा रहेगा भाई, आपका जो इमेज है वो इन्वर्टेड रहेगा अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो, राइट। चलिए तो इतना मेरे पास था आपको देने के लिए इन द केस ऑफ द रिफ्लेक्शन बाय द मिरर। ओके, चलिए एक लास्ट चीज़ आपको सिखाना पड़ेगा मुझे, दैट इज़ हाउ द वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म बाय द मिरर्स। ओके, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, फटाफट हो जाएगा, आपने 10th स्टैंडर्ड में किया ही हुआ है। ओके, चलिए ऑन अ काउंट ऑफ 3 टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन ऑन अ काउंट ऑफ 3 2 1। ओके, लास्ट एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, फिर इससे जुड़े हुए 4 न्यूमेरिकल दैट वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए, दैट इज वर्चुअल इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स। ओके, चलिए वर्चुअल इमेज अगर आपको बनाना है स्फेरिकल मिरर से, तो कॉनकेव मिरर, एक ही केस में आपको वर्चुअल इमेज देखा,
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है ना, तभी आपको वर्चुअल इमेज मिलेगा कॉनकेव से, अदरवाइज आपको रियल इमेज मिलता है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों कॉनकेव मिरर गिव वर्चुअल इमेज। मैं इधर लिखेंगे तो तकलीफ हो जाएगा, इमेज कहाँ बनाएंगे, वर्चुअल इमेज तो इस तरफ आएगा ना। लेट मी राइट इट हियर, कॉनकेव मिरर गिव्स वर्चुअल इमेज only if object is in between pole and focus। चलो बताता हूँ फटाफट एकदम क्विकली। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में रखो। चलिए इमेज बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 रेस चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ पहला रे पैरेलल, इसको रिफ्लेक्शन के बाद निकलना है फोकस में से, ठीक है। दूसरा रे आप ले लो पोल के ऊपर इंसिडेंट करा लो, उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगा। नाउ यू कैन सी दैट दिस बोथ आर नेवर गोना मीट, ये दोनों आगे जाके तो मिलना ही नहीं है। तो अगर आपको इनको मिलाना है, संगम करवाना है दोनों का, तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो। यू कैन सी पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे मिलने के चांसेस है, तो यहाँ पे आपका इमेज बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे आपका इमेज बनेगा मिरर के पीछे। वर्चुअल इमेज ऑलवेज कहाँ बनता है, मिरर के पीछे बनता है, और इसको आप स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते हो। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन के ऊपर नहीं लाया जा सकता है, राइट। ओके, जो प्रोजेक्टर होता है ना वो भी इमेज ही बनाता है, बट दैट इज़ अ रियल इमेज जो आप पर्दे के ऊपर ला सकते हो। इसको आप पर्दे के ऊपर नहीं ला सकते हो, राइट। तो आपका कॉनकेव जो मिरर होगा वो एक ही केस में आपको वर्चुअल इमेज देगा अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो, और उसकी साइज़ जो है वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, राइट। तो इसका जो मैग्निफिकेशन है ना, इट इज़ ग्रेटर देन 1+1 बिकॉज सीधा इमेज है, तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव और साइज बड़ी रहेगी, तो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन +1 फॉर दिस केस, राइट। चलिए इसी तरह से ओके, आपका ये तो हो चुका है ना। ओके चलिए इसी तरह से बच्चों समझिए ध्यान से, इफ़ यू हैव अ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज इमेज बनाता है, दैट इज वर्चुअल। कॉन्वेक्स कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकता है, राइट। ओके, तो यू कैन राइट हियर, ओके लेट्स टेक अ कॉन्वेक्स मिरर। Okay, convex mirror only forms virtual image, वो कभी रियल इमेज बनाता ही नहीं है। कॉन्वेक्स जो मिरर होगा ना वो खाली और खाली वर्चुअल इमेज ही बनाता है। देखिए कैसे, अब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो फ़र्क नहीं पड़ता, ये पोल है, फोकस इस तरफ होगा, लेट्स से इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, चलो मैं यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट, 2 रे लेने पड़ेंगे। चलिए बच्चों पहला रे ले लो आप पैरेलल टू दी एक्सिस। अभी ये तो कन्वर्ट तो होना नहीं है, तो डाइवर्ज हो जाएगा। चलिए ये हो गया डाइवर्ज, बट क्योंकि आपका रे एक्सिस को पैरेलल है, तो जब आप इसको पीछे की तरफ खींचोगे तो ये फोकस में से पास होगा। इट्स अ फर्स्ट थिंग, राइट। चलिए बच्चों दूसरा रे आप ले लो जिसको आप पोल के ऊपर इंसिडेंट करवा दो, तो वो इतने ही एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए इसको पीछे की तरफ खींचो, कैन यू सी दोनों यहाँ पे मिलने के चांसेस है, तो यहाँ पे आपका इमेज बनेगा, दिस इज द इमेज, राइट। तो अगर आपका बच्चों कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनता है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनता है, ऑलवेज बिटवीन पोल एंड फोकस। आप यहाँ पे कितना भी दौड़ लो, कितना भी भाग लो, यहाँ पे आपका इमेज इतने में ही घूमता रहेगा, फर्क नहीं पड़ता है आप कहाँ पे खड़े हो, राइट। तो इमेज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द पोल एंड फोकस, और उसका जो साइज होगा वो भी ऑलवेज छोटा होगा, विच इज स्मॉल एंड इरेक्ट। ये इमेज ऑलवेज कैसा रहेगा, स्मॉल एंड इरेक्ट रहेगा। मतलब इसका जो मैग्निफिकेशन होगा ना, देखो इरेक्ट इमेज है मतलब प्लस तो रहेगा, बट छोटा इमेज है तो लेस देन 1, तो इसका जो मैग्निफिकेशन है वो ऑलवेज लेस देन रहेगा +1। चलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपका रिफ्लेक्शन का जितना थियरी है क्लास 12 NCERT में वो सारा समझ में आपको आ गया होगा। ओके चलिए, अगर समझ में आ गया है तो मारो इसका स्क्रीनशॉट, फिर 4 हम क्वेश्चन करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। चलिए।